हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी हब में एक बार आपका फिर स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम हिस्ट्री को जो है वो पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में भी हम जो है आधुनिक भारत का अध्ययन कर रहे हैं। जो आधुनिक भारत है उसमें हम जो है यूरोपी किस तरह से भारत में आए थे उसके बारे में हमने इससे पहले की 2 वीडियो जो है उसमें चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो यूरोपियों का जो एक हिस्सा है जिसे पुर्तगाल जो भारत में आए थे वो कैसे भारत में आए और किस तरीके से उन्होंने जो है अपने व्यापार को यहाँ पर भारत में शुरू किया था, उससे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हम इससे पहले की वीडियो में वहाँ पर देख चुके हैं। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी होती है इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड मैंने इसको किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है थोड़ा सा और डिटेल में तो हमारी जो दोनों वीडियो हैं उसको आप देख सकते हैं जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है साथियों, तो आज जो हमारा जो टॉपिक है उसको कॉन्सेप्ट को हमने सीख रखा है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको हल्का सा बताता हुआ चलूँगा कि 1498 में पहली बार जो था जब यूरोप की तरफ पुनर्जागरण हो रहा था और यूरोप के जो वासी थे वो एक आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि किस तरीके से देश के जो विदेश हैं उनके अलग अलग हिस्सों को भी किसी तरह से जो है वो खोजा जाए। इसी तरह से वो अलग अलग देशों को खोजने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग द्वीप खोज रहे थे, दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में वो जाने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ अछूता उससे भारत भी नहीं था। भारत की खोज तो वो लोग पहले से ही कर रहे थे क्योंकि भारत के साथ व्यापार तो इनका पहले से ही था। जैसे कि हमने प्राचीन भारत में देखा है कि प्राचीन भारत में जो यूरोप का व्यापार है वो किस तरीके से कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करके या हमला करके जो तुर्की थे उन्होंने बंद कर दिया था। ठीक है, तो भारत के साथ तो व्यापार था ही, लेकिन अब जो था ये दोबारा से खोज की जा रही थी भारत की किस तरीके से खोजा जा रहा था। तो उसी में ही हमने देखा था इससे पीछे की वीडियो में कि 1498 में यानी 1948 में किस तरह से वास्को डी गामा ने भारत की खोज को किया था समुद्री मार्ग के द्वारा, जो है 1498 में वो सफल हुआ था। तो यहीं से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए पुर्तगालियों का आगमन, क्यों पुर्तगाली कौन थे? वास्को डी गामा जो था वो पहला पुर्तगाली था जो भारत की खोज करने में सफल हुआ था। तो यहीं से हम जो है अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पुर्तगाली कौन था? तो 1498 में लिखेंगे 1498 में वास्को डी गामा जो था भारत आया। गामा, ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा ने जो है समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज की थी। ये देखिए ये अफ्रीका का हिस्सा है, अफ्रीका है और ये हमारा भारत है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये भारत और अफ्रीका, यहाँ पर ये जो है एक हिंद महासागर है और इस हिंद महासागर से होते हुए ही भारत की खोज जो थी वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। और जब ये पुर्तगाली 1498 में कौन वास्को डी गामा भारत आया तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर जो व्यापार था वो भारत के साथ किसका था? तो अरब लोगों का जो था वो यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। यानी हम ये कहें कि हिंद महासागर पर भी जो कब्जा था वो किसका था? तो वो अरब के वासी या तुर्की के लोगों के ऊपर था। 1498 में भारत कौन आता है? वास्को डी गामा। और यहाँ पर एक छोटी सी कंपनी जिसका नाम एस्तादो द इंडिया की स्थापना करता है। ठीक है, क्या करता है? 1498 में एस्तादो द कंपनी की इंडिया। हालांकि इसको पहली बार कोई भी परमिशन जब 1498 में ये भारत केरल के कोचीन तट पर पहुंचा तो इसकी किसी भी तरह की जो है परमिशन जो थी वो कोठी को स्थापित करने की नहीं मिली थी। लेकिन एक तरह से जो भारत के साथ जब व्यापार इसने सोचा कि किया जाएगा यहाँ से, तो इन्होंने एक छोटी सी कंपनी जो थी वो हल्की सी, इतिहास में इतना कोई इसका बहुत बड़ा रोल भी देखने को नहीं मिलता है। हालांकि शुरू में यही आगे चल करके एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक कंपनी है पुर्तगालियों के लिए वो आगे काम करती है। तो एक तरह से नींव इसकी जो है वो यहाँ पर डाल दी गई थी 1498 में। और 1498 में ये जो पुर्तगाली यात्री होता है वो भारत से वापस चला जाता है 1498 में ही। उसके बाद 1502 में क्या होता है? एक और देखिए, अब यहाँ पर जो पुर्तगाली यात्री आ रहे थे वो 2 तरह के पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है, तो ये कौन था? देखिए वास्को डी गामा एक व्यापारी था। इसको ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो वास्को डी गामा था एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन था। यहाँ से जो व्यापार का सामान वो लेकर गया उसको 60 गुना ज़्यादा अपने जो है यूरोप के देशों में इसने बेचा। 60 गुना ज़्यादा इसको प्रॉफिट प्राप्त जो है वो मिला। प्रॉफिट यानी एक तरह से ये कहा जाए कि इसने टोटल जो खर्च किया था उस टोटल खर्च का निकाल करके 60 गुना इसको सिर्फ और सिर्फ लाभ प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इनकी एक तरह से बुद्धि इनको समझ में आ गई, इनको एक कान खड़े हो गए कि किस तरह से
जो है भारत के अंदर कितना ज़्यादा जो है मसालों का व्यापार अगर हम करते हैं तो हमें कितना ज़्यादा लाभ है, कितना अधिक जो है वो वहाँ से मुनाफा प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से जो पुर्तगाली थे अब वो भारत की तरफ और अग्रसर होने लगे थे कि हम किस तरह से भारत में व्यापार अपना जो है वो बढ़ाया जाए। लेकिन इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि भारत में जो था वो कब्जा सत्ता थी किसके पास, मुगलों के पास। लगभग यहाँ पर 1500 में भारत में मुगल भी एंटर कर चुके थे। ठीक है, तो व्यापारी तो अरबियों के पास था, साथ ही साथ जो शासक थे वो यहाँ पर कौन थे, मुगल भी थे। तो इतना आसान काम इनके पास नहीं था। लेकिन इन्होंने जब वास्को डी गामा 1498 में भारत आया और इसने जब हिंद महासागर से होता हुआ यहाँ पर ये भारत के केरल का हिस्सा है और यहाँ पर केरल पर पहुँचा, तो इन्होंने जो है वो कुछ नोट किया। क्या नोट किया कि अगर भारत में व्यापार करना है, भारत में अगर व्यापार करना है तो इस व्यापार को करने के लिए जो हिंद महासागर है इस पर हमें कब्जा करना होगा। तो जब ये 1498 में भारत वापस गया तो इसने कुछ एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई कि किसी तरह से हमें भारत में जो हिंद महासागर का हिस्सा है, जो भारत के लिए एक रास्ता खोलता है, उस पर कब्जा करना होगा। और ये आसान काम भी था इनके लिए, क्योंकि अरब के जो लोग थे वो व्यापार करते थे, उनके पास किसी भी तरह की कोई नौसेना या जहाजी बेड़े उनके पास जो थे वो नहीं थे। ठीक है, क्यों नहीं थे, क्योंकि ये एक तरह से इकलौते व्यापार करने वाले थे जो भारत के साथ में उस टाइम में जो है व्यापार कर रहे थे। कोई भी इनका प्रतिद्वंदी या कंपटीटर नहीं था। उसकी वजह से इन्होंने ना तो किसी तरह की कोई सेना रखी हुई थी और ना ही इनके पास जो है वो कोई भी आगे भविष्य के लिए ऐसी कोई प्लानिंग थी कि यहाँ पर कोई और दूसरा जो है वो भारत के साथ में आकर के व्यापार करे। इसलिए इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी और ना ही साथ इनकी कोई नौसेना थी। तो इस तरह से 1498 में जब भारत वास्को डी गामा आयल से वापस लौट रहा था तो उसने ये महसूस किया कि हिंद महासागर पर हम आसानी से कब्जा कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। और क्योंकि भारत के जो लोग थे वो ईजिली यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो शासक मिले, जो भारत में जो पुर्तगाली शासक मिल रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे और मिल रहे थे तो वो ये देख रहे थे कि यहाँ के जो राजा हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे में फूट है, इनमें जो है इनके विचार एक दूसरे से मिलते नहीं हैं और जो इनको जो है फूट डालकर जो है हम यहाँ पर व्यापार आसानी से कर सकते हैं। तो हिंद महासागर पर जब ये गए तो दूसरा यात्री जो है वो तैयारी से आता है 1502 ईस्वी में, जिसका नाम होता है पेड्रो अल्बरेज। ठीक, ये पेड्रो अल्बरेज जो है वो 1500 में आता है। हालांकि इसको 1500 में कर लीजिए, कब आता है ये 1500 में आता है। और क्या करता है, कहाँ पर आता है, तो ये कुन्नूर और जो कोचीन है उसके अलग अलग शासक जो है वो उनसे मिलने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि 13 जहाज़ के साथ भारत आता है, 13 जहाज़ लेकर भारत आता है। ठीक है, ये 13 जहाज़ लेकर के भारत आता है। देखिए वास्को डी गामा जब आया था तो ये एक ही जहाज़ लेकर के आया था, क्योंकि इनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, अभी ये सिर्फ खोज रहे थे। लेकिन जब वास्को डी गामा भारत से गया और ठीक 2 साल के बाद 1498 से 1500 ईस्वी में ठीक 2 साल के बाद जो है वो यहाँ से दूसरा एक यात्री आता है, जिसका व्यापारी होता है, जिसको पेड्रो अल्बरेज कहा जाता है। ये पेड्रो अल्बरेज जब आता है तो वो प्रॉपर तैयारी के साथ में आता है कि अब हमें हिंद महासागर पर कब्जा करना है, थोड़ा सा एक मार्ग जो है वो भारत में व्यापार के लिए खोल देना है। तो इस तरीके से 13 जहाज़ लेकर के आता है और यहाँ पर छोटा मोटा युद्ध करके हिंद महासागर के इस हिस्से में छोटे से युद्ध कर करके यहाँ से तुर्कों को यानी अरबों को जो है वो खदेड़ने का या वहाँ पर थोड़ा सा कब्जा करने का काम कर लेता है। अब जैसे ये भारत जो है वो दक्षिण, देखिए अब ये भारत में जो एंट्री करेंगे ना हिंद महासागर से, तो ये दक्षिण भारत में ही एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक सिर्फ ये दक्षिण भारत की ओर ही देख रहे हैं, क्योंकि भारत के ऊपर के हिस्से में अभी नहीं बढ़ रहे हैं। भारत के दक्षिण भारत में जो है वो नीचे की ओर ही है अभी, क्योंकि हिंद महासागर से अगर आप ये देखेंगे तो ये हिंद महासागर का जो है जो जैसे क्रॉस करते हैं तो ये दक्षिण भारत में ही पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से केरल के जब तट पर पहुंचा तो कोचीन और जो शासक थे यहाँ के कोचीन और कन्नूर के शासकों से मिला। अब ये मिला क्यों था? क्योंकि ये परिस्थितियों को जानना चाहते थे, परिस्थितियों को भापना चाहते थे कि आखिर भारत का वातावरण जो है वो व्यापार की दृष्टि से किस तरह के का है, यहाँ पर जो लोग हैं उनका व्यवहार किस तरीके का है, क्या उन्हें कुछ ऐसा पॉइंट मिल पाता है जिससे जो उनके लिए लाभदायक हो। और बिल्कुल मिला। जब पेड्रो अल्बरेज ने कोचीन और कुन्नूर के शासक से उससे मुलाकात की तो उसको ये लगा कि कहीं ना कहीं ये आपस में ही जो है वो
मनमुटाव है इनमें आपस में ही नहीं बन पाती है। वो तो हमारे लिए एक बहुत आसान काम हो गया है कि अब यहाँ पर व्यापार का जो मार्ग है वो धीरे धीरे जो है विस्तृत किया जाए। ठीक है, तो ये जो है 1502 ईस्वी में आता है, 1500 में आता है, और 1500 में ही 13 जहाज़ लेकर के आता है और कोचीन और कन्नूर में जो है शासकों से मिलता है, और ये वापस जो है वो 1500 में 1502 के आसपास लौट जाता है। इसके बाद 1503 ईस्वी में ही 1503 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर जो है वो भारत की ओर आता है। 1503 में वास्को डी गामा भारत आता है। अब देखिए वास्को डी गामा जो है वो दूसरी बार भारत आ रहा है। पहली बार 1498 में आया और फिर 1502 में, या 1502 कर लीजिए इसको, ये 1502 में जो है वो भारत की ओर आता है। ठीक है, और 1503 ईस्वी में यहाँ पर क्या करता है कि 1503 ईस्वी है, यहाँ पर एक कंपनी की स्थापना करते हैं। यही प्रथम कोठी जो है वो कोचीन में बसाते हैं। जी, प्रथम कोठी। देखिए कोठी का मतलब सीधा सा ये होता है कि ऐसी कोई फैक्ट्री भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि सीधा जहाँ पर कोई मैन्युफैक्चर होता हो या डेवलप किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो निर्माण होता हो। ठीक है, तो ये फैक्ट्री क्या थी कि एक बस्ती थी, यहाँ से ये व्यापार करना चाहते थे। तो कोचीन में इन्होंने पहली फैक्ट्री या स्थापित की थी, एक रहने के लिए छोटा सा, एक ऐसे मान सकते हैं कोई जिला, छोटा सा एक बस्ती या कॉलोनी जो थी वो इन्होंने बसाई थी। यहाँ पर प्रथम कोठी जो कोचीन में बसाई थी। कहाँ पर? कोचीन में 1503 ईस्वी में इन्होंने स्थापित की थी। ठीक, 1503 ईस्वी में। अब देखिए ये जो व्यापारी थे, ये जो दो लोग आए 1498 में, 1502 में, ये वो लोग थे जो कि अब तक क्या थे, जिन्होंने भारत के जो हिंद महासागर है उस पर छोटा मोटा नियंत्रण करके भारत के लिए एक तरह का व्यापार का जो मार्ग था वो कहीं ना कहीं अब खोल दिया था। यानी भारत, ये पुर्तगाल के जो लोग थे वो भारत में आकर के व्यापार कर सकते थे, और एक कंपनी की भी स्थापना यहाँ पर 1503 में कोचीन में हो चुकी थी। ठीक है, हालांकि पहले हो चुकी थी 1498 में, लेकिन इसको जो मान्यता है वो पूरी तरह से 1503 में यानी 1503 ईस्वी में दी गई। और कोचीन में प्रथम जो है फैक्ट्री या कॉलोनी जो थी वो पुर्तगालियों के द्वारा बसाई गई थी। तो क्वेश्चन किसी तरह से पूछ लेता है कि कब बसाई गई थी और उसका नाम क्या था और कहाँ पर बसाई गई थी, लोकेशन जो है वो इसकी पूछ लेता है। अब देखिए ये जो थे, ये दोनों जो थे ये व्यापारी थे। ठीक है, ये व्यापारी थे, ये दोनों जो थे ये व्यापारी थे। हमारे जो पेड्रो अल्ब्रेज जो था वो भी एक व्यापारी था। अब ये जो व्यापारी थे, क्योंकि पुर्तगाल का शासक जो था वो भारत में जो है एक तरीके से व्यापार को बढ़ाना चाहता था। वो चाहते थे कि व्यापार भारत में जो है वो बढ़े, तो उसके लिए अब ये एक नई तरह की परिस्थितियों को जन्म दे रहे थे। अलग तरीके से सोच जो है वो डेवलप्ड कर रहे थे। इनके साथ इनके पास गोला बारूद था, जहाज़ी बेड़े थे, सब कुछ थे। तो अब इनका जो मकसद था वो पूरी तरह से तुर्कों को यहाँ से अरब से यानी खदेड़ना था कि किसी तरह से हम जो है हिंद महासागर पर पूरी तरह से कब्जा जमा लें। जब पूरी तरह से कब्जा हिंद महासागर पर हमारा जम जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, होना क्या है कि केरल जो भारत का हिस्सा है वो लगभग हमारे नियंत्रण में आ जाएगा और हम वहाँ से व्यापार करना अच्छी तरह से स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए शासक जो था पुर्तगाल का, उसने क्या किया, अब व्यापारी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, दो व्यापारी यहाँ पर आए, वास्को डी गामा और पेड्रो अल्ब्रेज। अब जो यहाँ पर जो भेजा जा रहा है पुर्तगाल के शासक के द्वारा वो एक नया नाम है जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये प्रथम गवर्नर था जो भारत के द्वारा, जो पुर्तगाल के द्वारा जो है वो भेजा गया। ठीक है, तो इसको रफ कर गए, आगे की ओर देखते हैं। अब देखिए जो व्यापारी आया है वो कौन सा आया था, तो व्यापारी जो आपको मिला देखने को यहाँ पर पहला जो ये व्यापारी हो गए। अब जो पहला गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब आया ये? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था वो 1505 ईस्वी में भारत आया। कब? 1505 से 1509 तक ये रहा था। यहाँ की जो डेट होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो इनको याद रखा जाए, डेट को का इतना इंपॉर्टेंट महत्व नहीं है, लेकिन जो सीरियल है वो उसको हम ज़रूर याद रखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या सीरियल में आए थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया तो ये
अब पूरी तैयारी के साथ आए थे कि किस तरीके से भारत का जो ये जो हिस्सा है अफ्रीका और भारत के बीच में जो एक द्वीप है जिसे हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है, उस पर नियंत्रण किया जाए। तो इसने पहला काम क्या किया कि यहाँ पर एक तरह की पॉलिसी को अपनाया, या इसको ये कह सकते हैं कि प्रथम गवर्नर था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये क्या था, तो ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हो गया। दूसरा, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, ब्लू वाटर पॉलिसी को। अब देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, यानी इसको नीले जल की नीति कहा गया, नीले जल की नीति। ठीक है, इसको नीले जल की नीति भी कहा गया। इस ब्लू वाटर पॉलिसी में था क्या कि किसी जो अब गवर्नर है उसका मकसद था कि हिंद महासागर पर पूरी तरह से पुर्तगालियों का नियंत्रण होना। इस नियंत्रण करने के लिए ही इसने क्या किया, इसने एक युद्ध किया, किस किस के बीच में हुआ, पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्लस फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी पुर्तगाली शासक एक तरफ थे। यहाँ पर हम देखें कि तुर्की में कौन कौन थे, तो तुर्की जो भारत की तरफ से लड़ रहे थे, तुर्की प्लस मिस्र के लोग थे, मिस्र का शासक था, प्लस गुजरात का शासक था। ये शासक आपस में ये एक तरफ थे, तुर्की, मिस्र और गुजरात के शासक जो थे वो ये एक तरफ थे, पुर्तगाली जो थे वो एक तरफ थे। क्यों? इस नीति का विरोध करने के लिए, या इस नीति को जो इन्होंने चलाया था कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, जिसका उद्देश्य था, ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य ये था कि हिंद महासागर पर अरबों को यहाँ से निकालना या तुर्कियों को यहाँ से निकालना और इस पर जो है वो कब्जा करना, यानी इसको हिंद महासागर को पूरी तरह से तुर्कों के कंट्रोल में करना, इनका एक मकसद था, एक उद्देश्य था। तो उसी के चलते क्या हुआ कि तुर्की के जो पुर्तगाली थे उन्होंने ये एक तरफ थे, तुर्की, मिस्र और गुजरात के जो लोग थे, ये जो शासक थे वो एक साइड थे। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कि एक युद्ध होता है, दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में क्या हुआ, पराजय जो मिली वो किसको मिली, तो ये जो तुर्की के लोग थे इसमें जो थे इनको पराजय हुई, ये जो लोग थे ये पराजित हुए। ठीक है, युद्ध में क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और ये पराजय हुए। पराजय होने के फलस्वरूप क्या हुआ कि अब जो शासक था, यानी जो पुर्तगाल पर जो किसका, अब यहाँ पर हिंद महासागर पर क्या हो गया कि हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का नियंत्रण हो गया। हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का नियंत्रण हो गया। ठीक है, तो हिंद महासागर पर जो है पुर्तगालियों का पूरी तरह से नियंत्रण इस शक्ति के बाद, इनकी युद्ध के बाद जो है वो पूरी तरह से हो चुका था। देखिए, जब हिंद महासागर पर पूरी तरह से इन्होंने नियंत्रण कर लिया तो अब जो सिस्टम था, अब ये यहाँ से अरब तो जो थे वो निकल चुके थे, क्योंकि अरबी जो लोग थे उनके पास ना तो नौसेना थी, लड़ते कहाँ से, ना ही इनके पास जहाज़ी बेड़े थे, तो कहाँ से लड़ते ये लोग। तो इसलिए पराजय तो इन लोगों को होना ही था, क्योंकि इनके पास तो कोई जहाज़ी बेड़ा ही नहीं था। जबकि जो पुर्तगाली थे वो एक तरह से पुनर्जागरण से जो थे वो जान चुके थे कि पुनर्जागरण से क्या होना था। पुनर्जागरण से जो लोग थे वो एक आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे थे और आधुनिकता में जो है एक तर्क अपने आप की में जो है तर्क को डेवलप्ड कर रहे थे, यानी क्यों, क्या, ये सब चीज़ें जो हैं वो उन लोगों में डेवलप्ड हो रही थी। धर्म से उठ करके ऊपर की ओर अब वो है जो काम कर रहे थे। जबकि भारत में अभी भी क्या था कि यहाँ पर जो है वो भेदभाव जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो थे काफ़ी लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। यहाँ पर लोग जो की थी अभी बुद्धि खुल नहीं रही थी, खुली भी थी वो आगे जाके खुली, लेकिन जब तक जो है सब कुछ पुर्तगालियों के कब्जे में आ चुका था। तो इस तरह से हिंद महासागर से यहाँ से जो है अरबों को खदेड़ने का काम जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीदा ने कर दिया था और पूरी तरह से हिंद महासागर पर कब्जा जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा कर लिया गया था। और इतना नियंत्रण इन लोगों का हो गया था कि ये जो पुर्तगाली है, जो हिंद महासागर है, इसको पुर्तगाल सागर के नाम से जाना जाने लगा था। हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर के नाम से जाना जाने लगा।
कहा जाने लगा। ठीक है, तो पुर्तगाली सागर के नाम से जाना जाने लगा। तो इसने इतने ही काम किए, पुर्तगाली जो थे वो इसने युद्ध किया। ठीक है, हिंद महासागर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। 1505 से 1509 तक ये जो है भारत में रहा। अब देखिए, ये पहला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था जो कि जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब इसके बाद दूसरा एक पुर्तगाली गवर्नर आता है जिसका नाम होता है क्या, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम होता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसको यहाँ पर नोट करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए चाहे तो, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं। और दूसरा गवर्नर जो है वो नोट करते हैं, क्या नाम था जिसका, उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और ये जो भारत आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये 1510 में या 1509 में, जैसे ही वो गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, तो ये 1509 में आया था भारत। ठीक, अब देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर तो इसने कई सारे काम कर दिए थे और इसको जो है पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाने लगा। तो पहला पॉइंट तो हम इसमें यही नोट करेंगे कि इसको जो है वास्तविक संस्थापक माना गया पुर्तगाली साम्राज्य का। भारत में वास्तविक संस्थापक जो था वो माना गया। तो क्यों माना गया, तो ये लिख लीजिए, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है इसको कहा गया। ठीक, वास्तविक संस्थापक इसको क्यों कहा गया, इसने ऐसे क्या क्या नीतियों को अपनाया था जो इसे वास्तविक संस्थापक कहा गया। देखिए, अगर भारत के मैप को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर एक शहर पड़ता है जिसको गोवा कहा जाता है। ठीक है, गोवा कहा जाता है। उस समय गोवा की अगर हम बात करते हैं भारत में गोवा, तो गोवा को अगर हम देखें तो गोवा पर एक शासक था बीजापुर का, जिसका नाम था एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था आदिल शाह। ये आदिल शाह जो था वो बीजापुर यानी यहाँ पर जो है गोवा का शासक था। अब चूंकि हिंद महासागर पर इनका पूरी तरह से नियंत्रण हो गया था, इनका जो बिजनेस था, वो व्यापार जो था वो पूरी तरह से चलने लगा था अच्छी तरह से। अब ये जो है वो चल रहे थे। अब जो इनकी नज़र थी वो किसी तरह से कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जो है वो नियंत्रण किया जाए। तो उसके लिए इन्होंने पहले जो है गोवा की तरफ देखना शुरू किया और गोवा पर नियंत्रण करने की कोशिश की। उसी के साथ क्या हुआ कि जो शासक था गोवा का, जिसका नाम आदिल अली शाह था, उस पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद उसको पराजय किया। और 1510 में गोवा पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, 1510 इसने क्या किया, गोवा पर नियंत्रण कर लिया। ठीक, ये एक काम इसका था जो कि इसने काम किया। दूसरा इसका काम क्या था कि इसने एक नीति को अपनाया। इसने क्या किया, 1510 में जब गोवा को स्थापित कर लिया, गोवा को जो है जीत लिया, तो इसने एक दूसरा जो है वो काम शुरू किया। क्या, एक तरह की नीति को अपनाया। अब इनके जो दिमाग माइंड में थी, एक तरह की बात चल रही थी कि किसी तरह से हमें यहीं पर सेटल होना है। और जब कोई इंसान किसी भी देश में व दूसरे देश में सेटल होना चाहता है, तो उसके माइंड में सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कि वहाँ की स्त्रियों से विवाह करना, या इस तरह से जो है वो वहाँ की स्त्रियों से विवाह करना चाहते। तो इसी तरह से इन्होंने जो है पुर्तगाली यानी ये जो दूसरा शासक था, गवर्नर आया था, इसने क्या किया कि पुर्तगाली लोगों को भारत की स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया कि आप जो है भारत की स्त्रियों से विवाह कीजिए। तो इसने विवाह नीति को अपनाया। तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है, इसने विवाह नीति को अपनाया। विवाह नीति, इस विवाह नीति में क्या था, पुर्तगाली विधवा स्त्रियों से
भारतीय विधवा स्त्रियों से, भारतीय विधवा स्त्रियों से विवाह करें। ठीक है, देखिए विवाह नीति। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो विधवा है, विवाह क्यों, मतलब जो है विधवाओं से ही विवाह क्यों करना चाहते थे, ऐसी क्या खास बात थी कि क्या भारत, ये जो पुर्तगाली थे वो भारत की दूसरी जो है लड़कियों से विवाह करना क्यों नहीं चाहते थे। तो पुर्तगाल के जो लोग थे उनका ये मानना था कि किस तरह से जो भारत की जो कुंवारी लड़कियां हैं या इस तरह से नौजवान लड़कियां हैं उनसे विवाह करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो उनसे जो है विवाह नहीं कर पाएंगे। तो भारत में यहाँ पर विवाह को क्यों चुना गया, विधवा को, उसके पीछे एक खास रीज़न है, क्योंकि उस समय जो है विधवा या सती प्रथा की एक तरह की जो प्रथा थी, सती प्रथा जो थी वो प्रचलित थी, यानी जिसका पति जो था वो मर जाया करता था, तो उसका जो था कि औरत को जो है वो उसके साथ में दाह में यानी चिता में उसको जो है वो जलना पड़ता था। इस तरह की एक कुप्रथा जो है भारत में पनपी हुई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये क्या किया कि जो विधवा है, जो स्त्री विधवा हो चुकी हैं, उनकी आर्थिक तंगी भी इससे दूर हो जाएगी। तो इसलिए जो है इन्होंने एक तरह की नीति को लॉन्च किया जिसे विधवा विवाह नीति के नाम से जाना गया। इन्होंने कहा कि जो पुर्तगाली मर्द हैं वो भारत की स्त्रियों से जो है वो विवाह कर सकते हैं, किन स्त्रियों से, जो कि विधवा हैं। ठीक है, तो और इससे का जो परिणाम है वो देखने को मिला। और इससे क्या लाभ थे, हालांकि ये लोग जो थे वो किस तरह के लाभों को देखना चाह रहे थे, जो कि देखना चाह रहे थे, एक तो काम इनको जो सीधा सा लाभ मिलने वाला था वो ये था कि एक तो जनसंख्या में वृद्धि जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी पुर्तगालियों की जो है वो जनसंख्या बढ़ेगी। तो पहला पॉइंट इसमें यही था कि पुर्तगाली जनसंख्या बढ़ेगी। पुर्तगाली जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरी खास क्या था कि जो नीतियों का विरोध नहीं होगा, नीतियों का विरोध नहीं होगा। अब देखिए नीतियों का विरोध क्यों नहीं होगा, ऐसी क्या खास बात थी कि नीतियों का विरोध नहीं होगा। तो नीतियों का जो भारत का एटमॉस्फेयर था, अब तक ये जो भारत में जान चुके थे, जो भारत की परिस्थितियां थी वो ये जान चुके थे कि किस तरीके से जो भारत के लोग हैं वो रिश्तेदारों से कि नीतियों का विरोध जो है वो खुलकर नहीं कर पाते हैं। तो उसी के चलते जो है इनको यहाँ पर दो बड़े बड़े फायदे जो है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। एक तो ये कि जो पुर्तगाली है वो स्टैब्लिश्ड हो जाएंगे, पूरी तरह से यहाँ पर जो है बस जाएंगे। और दूसरा काम ये था कि जो नीतियाँ हम बनाएंगे, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, उनका हमें किसी भी तरह के कोई विरोध का सामना जो है वो करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इन्होंने जो है वो दो तरह की दो पॉलिसी हैं उसको अपनाया था। इसमें इन्होंने जो है एक जो काम किया था जिसमें 1511 में तीसरा काम क्या किया इन्होंने, तो 1511 में इन्होंने मलक्का को अपने जो है 1511 में हरमूज को जो है जीता था। 1511 में मलक्का पर नियंत्रण किया और 1515 में हरमूज पर नियंत्रण। ये जल संधियां थी, यानी ये द्वीप थे जिस पर जो है वो पुर्तगालियों का नियंत्रण हो गया था। ये भारत के और इंडोनेशिया के सटे हुए इलाकों के बीच थी, जो कि पूरी तरह से पुर्तगालियों के नियंत्रण में आ चुकी थी। तो 1511 में इन्होंने ये काम किया कि 1511 में इन्होंने जो है वो इस पर नियंत्रण कर लिया और 1515 में हरमूज पर जो है वो नियंत्रण कर लिया। तो इस तरीके से अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने वास्तव में भारत के अंदर जो परिस्थितियाँ थी वो पूरी तरह से बदल दी थी। यहाँ पर जो है वो पुर्तगालियों को पूरी तरह से बसा दिया था, यहाँ पर कॉलोनियाँ बस चुकी थी। यहाँ पर जो पुर्तगाली थे वो पूरी तरह से भारत की संस्कृति में घुल मिल रहे थे। यहाँ पर पूरी तरह से उनका एक लंबे समय तक रहने का पूरी तरह से प्लान था। इसलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था उसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वो माना जाने लगा था। अब देखिए जब इसका इतना काम हो गया तो ये जो था ये दूसरा गवर्नर था। इसके बाद तीसरा एक गवर्नर आया जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा। क्या नाम था? नीनो डी कुन्हा। उसने तो खास काम नहीं किया कुछ
तीसरा गवर्नर आया जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, ठीक है, नीनो डी कुन्हा। ये 1530 के आसपास जो है वो भारत आया था। अब देखिए इसने क्या किया, गोवा को जीता। किससे जीता? आदिल अली शाह से। ये शासक कहाँ था? बीजापुर के। अलग अलग क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाइज बन जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी होता है। अब जो है, अब इसने देखिए जब तक इसने गोवा को जीत लिया, लेकिन गोवा को एक अभी जो व्यापार था वो कहाँ से ही हो रहा था? पुर्तगाल से हो रहा था। तो इसने खास काम क्या किया? इसने खास काम ये किया कि जो गोवा है उसको मुख्यालय बना दिया। गोवा को पुर्तगाल का व्यापार का मुख्यालय, एक तरह से राजधानी बोल सकते हैं, बनाया। मुख्यालय यानी राजधानी। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से बैठ करके सारा जो व्यापार है वो पूरी तरह से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसी क्रम में फिर इन्होंने जो है 1535 में, ये 1530 की घटना है। कब की? 1535 में जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने द्वीप के ऊपर नियंत्रण किया। द्वीप जो हिस्सा है भारत में, द्वीप पर नियंत्रण। 1569 में, अब देखिए 1535 हो गया, 1569 में 1559 में दमन पर इन्होंने जो है वो नियंत्रण कर लिया। दमन पर नियंत्रण। अब यहाँ पर एक घटना 1927 से पहले की जो है वो भारत की एक रह गई है। ठीक है, हुआ क्या रहा था कि 1527 में ये नोट पॉइंट डालकर लिखें। 1527 में तीसरी बार 1524 में तीसरी बार भारत, वास्को डी गामा जो था वो भारत आया। ठीक है। और 1527 में क्या हुआ, कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, 1527 में कोचीन में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से जो है ये घटनाएं जो थी वो पुर्तगाली के साथ हो रही थी। इसके बाद एक चौथा गवर्नर जो था वो भारत आया था, जिसका नाम था अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो डिसूजा। अब इसके साथ में क्या काम हुआ था, बस एक ही खास क्वेश्चन जो है वो बनता है, और वो क्या बनता है इसके टाइम में एक जो है ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट जेवियर, क्या नाम था, सेंट जेवियर, भारत आए थे। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। सेंट जेवियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्वेश्चन बनता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर के टाइम में सेंट जेवियर जो है वो भारत जो है वो आए थे। तो सेंट जेवियर जो थे भारत आए थे अल्फांसो डिसूजा के टाइम में। अब देखिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक रोमन साम्राज्य को जो है वो तुर्कियों ने ख़त्म कर दिया था, और उस पर जो है कुस्तुनतुनिया पर पूरी तरह से आक्रमण करके जो है वहाँ पर इस्लाम का उदय, जो है इस्लाम का परचम लहराया था। तो जो इस कुस्तुनतुनिया ईसाइयों के लिए एक पवित्र जगह थी, पवित्र स्थान था। उस कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण होने की वजह से, का नियंत्रण इस्लाम का होने की वजह से ईसाई जो धर्म था वो धीरे धीरे करके क्या था कि यहाँ के जो लोग थे वो डिमोटिवेट हो गए थे कि जो है एक पवित्र स्थान पर जो है वो हमारा
जो है नियंत्रण नहीं रहा। तो जो लोग थे, अब जो ईसाई धर्म था वो धीरे धीरे अलग देशों में अब बढ़ने की कोशिश कर रहा था, कि यानी वहाँ से निकल करके अब जो है वो दूसरे देशों में भी जो है व्यापार के साथ साथ यूरोप के देश जो थे वो व्यापार के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। इसी के चलते जो एक पुर्तगाली गवर्नर था जिस सेंट अल्फांसो डिसूजा, उसके समय में ही ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है वो सेंट जेवियर, जो कि एक जो है एक तरह से फादर थे, वो जो है कहाँ पर आए, भारत में आए और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए ही। और यही एक मेन रीज़न भी था कि पुर्तगाली आखिर देख रहे हैं कि किस तरह से एक नियंत्रण जो है वो इन्होंने जो है एक लंबे समय तक ऐसा नहीं था। देखिए 1498 में जो है वो यहाँ से आना स्टार्ट हुए थे। देखें अगर आप 1498 से तो, और ये जो टाइम पहुँच चुका है कहाँ तक का, तो 1559 तक अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है कौन, भारत। तो एक लंबा टाइम था और जो है इन्हें जो है यहाँ तक जो है इस तरह से पूरी तरह से भारत पर नियंत्रण कर लिया था, और अलग अलग हिस्सों को इन्होंने भारत पर नियंत्रण किया। वो अभी हम देखेंगे कौन कौन सी जगहों पर इन्होंने कोठी बनाई, कौन कौन सी जगहों पर फैक्ट्रियाँ लगाई, इस तरह से देखेंगे। लेकिन ये भी इसके कहीं ना कहीं एक पतन का कारण बना कि ये जो है धार्मिक कट्टरता इनके अंदर थी। धार्मिक कट्टरता यानी इट मीन्स ये जो है ईसाई धर्म को जो है वो ज़्यादा पवित्र मानते थे एज़ कम्पेयर टू दूसरे धर्म के मामले में। और भारत की जो परिस्थितियाँ थी, जो भारत था वो एक तरह से एक दूसरी संस्कृति थी इसकी। वो यहाँ के जो लोग थे वो हर तरह के धर्म के सम्मान करते थे, या चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, किसी भी तरह का ईसाइयत हो। तो ये जो जब पुर्तगाली जो थे वो भारत के अंदर आ रहे थे, तो यहाँ पर जो था एक जो थी इनके साथ गड़बड़ यही हो रही थी कि ये जो थे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा कर रहे थे और सर्वोच्च मानते थे अपने ही धर्म को। तो इसलिए यही एक मेन रीज़न था जो भारत में पुर्तगालियों के पतन का कारण भी बना। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। यहाँ पर एक क्या हुआ था, अल्फांसो डिसूजा, इसके बाद यहाँ पर एक सिस्टम लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, देखिए यहाँ से इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक सिस्टम लॉन्च किया गया था इनके द्वारा, क्या एक प्रणाली लॉन्च की गई थी, कार्टेज प्रणाली या परमिट, कार्टेज परमिट। कि कार्टेज परमिट क्या था, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये हमारा अफ्रीका का हिस्सा है, और ये हमारा भारत का जो हिस्सा है ये, ठीक। और इसके बीच में ये हिंद महासागर है, समझ ली कि नहीं, थोड़ा समझ लीजिए। हिंद महासागर, इस हिंद महासागर पर एक लंबे समय तक अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए, हिंद महासागर पर लंबे समय तक अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए इन्होंने जो है एक टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था कि यहाँ से जो भी जहाज़ गुजरेंगे उसको, वो जहाज़ पुर्तगालियों को टैक्स पे करेंगे। उसके बदले में क्या होगा कि जो पुर्तगाली हैं उनकी रक्षा करेंगे, किससे, समुद्री लुटेरे। और इस समुद्री लुटेरे कोई और नहीं थे, ये पुर्तगाल के ही लोग थे जिनके जहाज़ जो थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे। यानी एक तरीके से ये जो ऐसे लोग थे जो अगर कोई जहाज़ बिना पुर्तगाली की परमिशन के बगैर जाता है हिंद महासागर से गुजर करके, तो उसको लूट लिया करते थे। तो इसीलिए एक तरह का जो है यहाँ पर ये फैलाया गया कि जो जहाज़ हैं वो जो है भारत में पुर्तगाल की बिना अनुमति के वो जो है यहाँ से नहीं गुजरेंगे। तो इसी जो है कार्टेज सिस्टम, इसको ही क्या कहा गया, कार्टेज सिस्टम कहा गया। तो इसमें नोट कर लेंगे, क्या नोट करना है इसमें, क्या था, हिंद महासागर से गुजरने पर पुर्तगालियों की अनुमति कह सकते हैं, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं कर, जो था वो उनको देना पड़ता था कोई भी जहाज़। तो इसलिए इसको एक कार्टेज सिस्टम जो है वो कहा गया। तो इस तरीके से एक लंबे समय तक, ताकि ये जो है भारत पर या हिंद महासागर पर इनका एक लंबे समय तक जो है वो नियंत्रण बना रहे, इसलिए इन्होंने कार्टेज सिस्टम को लॉन्च किया था। ये जो है अब यहाँ पर देखेंगे, अगर ज़रा आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इस समय ही भारत में मुग़लों का शासक था,
और यहाँ पर मुग़लों के साथ साथ यहाँ पर जो शासन था वो अकबर का था। अकबर भी एक जो है शक्तिशाली सम्राट जो है वो रहा है, लेकिन इसको भी जो है बिना परमिट के, यानी ये लोग जो थे गोवा के जो पुर्तगाल के लोग थे, ये बिना परमिट के हिंद महासागर के अकबर का भी जो है वो जहाज़ नहीं जाने देते थे। हालांकि उससे टैक्स नहीं वसूलते थे, लेकिन बिना पुर्तगाली की परमिशन के बगैर यहाँ से किसी का भी जहाज़ जो था वो नहीं जाने देते थे। उसका सीधा सा एक रीज़न ये था कि ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना चाहते थे कि देखिए हम कितनी शक्तिशाली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो गोवा पर इन्होंने क्या किया था, कार्टेज प्रणाली को लॉन्च किया। ठीक है, अब साथ ही साथ ये देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये 4 जो है वो मुख्य गवर्नर थे जो भारत में आए। इनका क्रम जो है वो आप ऐसे ही याद रखना है कि क्रम में किस क्रम में जो है वो भारत में जो है गवर्नर आए थे। अब इन्होंने कुछ अपनी जगहों पर भारत में कोठियाँ बसाई थी। वो कोठियाँ कौन कौन सी थी, कहाँ पर जो है वो कोठियाँ थी, वो देख लेते हैं। तो पहली कोठी जो थी वो इन्होंने कोचीन में बसाई थी, कोचीन में। दूसरी कोठी कुन्नौर में बसाई थी। तीसरी कोठी जो है वो इन्होंने गोवा में बसाई। चौथी कोठी जो है दमन में। उसके बाद दीव, उसके बाद सालसेट मलक्का, फिर उसके बाद हरमूज़, फिर उसके बाद जो है हरमूज़ सालसेट द्वीप। यानी बम्बई जिसे कहा जाता था। यहाँ पर जो है वो इन्होंने कोठियाँ जो थी वो बसाई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है किस किस जगहों पर जो है वो कोठियाँ बसी थी। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनके जो है वो कार्य क्या क्या रहे थे। तो कार्य देख लेते हैं क्या इनके जो है वो कार्य रहे थे। तो कार्य में इन्होंने पहला काम किया था कि प्रिंटिंग प्रेस से भारतीयों को अवगत कराया। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इन्होंने यहाँ पर बसाई। दूसरा क्या है, कुछ खेतियाँ जो थी वो इन्होंने लॉन्च की थी, जैसे गन्ने की खेती, ठीक है, तंबाकू, कुछ खेतियाँ जो थी तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, पपीता। तो कुछ इस तरह की जो खेतियाँ थी वो इन्होंने, और भी बहुत सारी खेतियाँ थी जो इन्होंने भारत में के लोगों को अवगत कराया था। इस तरीके से जो है वो यहाँ पर इन्होंने ये काम किया। अब इनके जो पतन का मुख्य कारण रहा कि इनकी ये आखिर काम जो है वो पतन क्यों हो गया था इनका, क्यों जो थे वो ये जो थे हो गया पतन यहाँ से जो थे। जब इतना अच्छा काम कर रहे थे, इतनी पूरी तरह से इन्होंने प्लानिंग जो थी वो इनकी थी कि भारत पर एक लॉन्ग टर्म तक हम जो है वो शासन करेंगे, तो इनके कुछ पतन के कारण भी रहे। उन कारणों को भी नोट कर लेते हैं। क्या थे कि पतन के कारण जो थे वो इनके क्या रहे, यहाँ पे लिखेंगे पतन के कारण। तो 2 मेन कारण रहे। पहला वही मैंने आपको बता चुका हूँ इससे पहले भी कि एक तो धार्मिक कट्टरता, धार्मिक कारण रहा इनका, और दूसरा कारण था कि स्पेन का जो था वो नियंत्रण हो चुका था पुर्तगाल पर। स्पेन का पुर्तगाल पर नियंत्रण। अब इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, नियंत्रण कि ये क्या रीज़न था। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो चर्चा करेंगे। इस तरीके से जो है हमने पुर्तगालियों के बारे में पूरी डिटेल जो है वो जान ली है कि किस तरीके से पुर्तगाली जो थे वो भारत आए थे, उन्होंने कौन कौन से जो थे वो व्यापारी आए थे, वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी, पहली बार जब वो भारत में आए थे तो उन्होंने कहाँ पर खेती जो है वो कोठियाँ बसाई थी। इस तरह से सारी एक डिटेल जो है वो हमने 1-2 वीडियो में खासकर देख ली है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, वो किस तरीके से भारत में जो है वो एंटर किया था, वो इससे पहले की वीडियो में है। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पीछे जा करके इसको देख लेंगे, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथी, तो इससे पहले जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।